होनी चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से जो बयान दिया है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप देखिए कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि मैं एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता हूं। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन रखा गया, उस वक्त भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहते हैं कि जब वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। कहते हैं कि जब वक्त खराब होता है तो तमाम विपत्तियां, तमाम परेशानियां आकर आपके ऊपर उमड़ पड़ती हैं। और कुछ ऐसा ही इन दिनों बीजेपी में देखने को मिल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। जिस इंडी गठबंधन का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिस इंडी गठबंधन को ना जाने क्या क्या कहा जा रहा था, वही इंडी गठबंधन आज एनडीए को चुनौती दे रहा है। जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, वो चुनाव के नतीजे ही ये बता रहे हैं कि मोदी मैजिक तो चला नहीं, और साथ ही साथ धर्म और जाति की राजनीति भी खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या फिर दिल्ली हो, या महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी काफ़ी समय से सियासी उठापटक जारी है। और जिस तरीके से मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा नाम है धर्म गुरुओं में, एक बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, स्वामी जी का, जो स्वामी जी उद्धव ठाकरे के घर गए, मुलाकात करके आए, और उन्होंने ये कहा कि मैं उन गद्दारों को सपोर्ट नहीं करता, समर्थन नहीं करता जो हिंदू नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में हमने देखा कि विपक्ष को बड़ा फायदा मिला है। और जिस तरीके से स्वामी जी का ये बड़ा बयान आया है, क्या हम मान लें कि एक नाथ शिंदे की जो कुर्सी है, शिंदे जो सरकार है, वो अब कहीं ना कहीं गिरने वाली है। और महाराष्ट्र में शिंदे वर्सेस फडणवीस की लड़ाई काफ़ी समय से चल भी रही है। तो क्या इसका बड़ा फायदा अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे को मिलेगा? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरे खास सहयोगी सिराज। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सिराज, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, क्या जो सपना उद्धव ठाकरे काफ़ी समय से हम देख रहे थे, हम जानते हैं कि बीच में सरकार गिर जाती है, शिंदे अपने तमाम विधायकों को लेकर चले जाते हैं, बीजेपी का पूरा सपोर्ट उन्हें रहता है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन वो काफ़ी समय से ये सपना देख रहे थे कि महाराष्ट्र में एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हों। और जिस तरीके से स्वामी जी का भी बयान सामने आया, क्या वो ये बताता है कि जो यही स्वामी जी हैं वो कहीं ना कहीं जो हिंदू गद्दार हैं या जिन्होंने गद्दारी की उद्धव ठाकरे के साथ, वो ठीक नहीं किया, क्या वो सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं? जी, मुझे लगता है जाहिर तौर पर इसको कहने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से जो बयान दिया है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप देखिए कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि मैं एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता हूं। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन रखा गया, उस वक्त भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अभी मंदिर का निर्माण है, वो ढंग तरीके से नहीं किया है, पूरे तरीके से नहीं किया गया है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चुनाव को देखते हुए मंदिर को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उद्घाटन किया जा रहा है मंदिर का, ये सवालों के घेरे में है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा दिए थे, वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी नहीं हुए थे। और अब जिस तरीके से वो इस बात का दावा कर रहे हैं, और देखिए कि हाल ही में जो घटना घटी संसद में, जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम आईटी सेल वाले इस बात का प्रचार कर रहे थे कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को हिंसक कहा, जबकि पूरे वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो स्वामी जो थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के खिलाफ ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को भी कोट किया था कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को नहीं कहा हिंसक, बल्कि जो हिंदुत्व के नाम पर हिंसा फैलाते हैं उनको कहा। तो मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर जरूर है, क्योंकि आप देखिए उद्धव ठाकरे की जो रणनीति है खास तौर पर, वो एक हिंदू वोट बैंक की तरफ जरूर रहती है, मराठा उनके समर्थन में रहते हैं। और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से विधायकों के साथ फेरबदल किया, ये मुझे लगता है जो गद्दार शब्द का वो यूज कर रहे हैं वो उनके लिए ही है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा तोड़फोड़ की राजनीति करी,
चाहे वो एनसीपी की बात करें, अब शरद पवार को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में कितना बड़ा नाम है यह आप भी जानते हैं, और उनकी पार्टी को तोड़ना, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका था लोकसभा चुनाव में। इसी वजह से कई सीटों पर नुकसान उनको झेलना पड़ा है, क्योंकि आप देखिए कि जो शरद पवार, अजीत पवार के साथ जो उनके विधायक गए हैं शरद पवार के, या फिर उद्धव ठाकरे के जो विधायक शिंदे के साथ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने खुद के दम पे तो वोट नहीं लिया, उन्होंने पार्टी विशेष के दम पे एक पार्टी के रहते हुए उन्होंने वोट लिया। तो अब जो असली जो चुनाव है अब होगा जब वो एकनाथ शिंदे के साथ रहते हुए चुनाव लड़ेंगे, फिर पता चल जाएगा कि जनता उनको दोबारा वोट देती है, विश्वास करती है या फिर नहीं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ा, लेकिन एक सवाल मेरा है, जिस तरीके से स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके की बात कही, तो क्या वो ये बात जान रहे हैं कि जो शिंदे के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा झोल कर सकते हैं, या कुछ अंदर प्लानिंग ऐसी चल रही है जिस तरीके से शिंदे अपने विधायकों को लेकर रातों रात निकल गए थे, ठीक इसी तरीके से कोई भी उनकी पार्टी के अंदर ही ऐसा कोई हो सकता है जो तमाम विधायकों का सपोर्ट जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ लेकर आए। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है, और क्या महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? जी, मुझे लगता है ये तो अंत में निर्णय जो है जनता के ऊपर ही है, और जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में ज़्यादा दिन बचे नहीं है विधानसभा चुनाव को, वहीं पे तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो सामने आ जाएगी कि किसके ऊपर जनता भरोसा जताती है, किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाती है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से स्वामी जी ने जो मुद्दा उठाया है कि मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को देखना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है इसका फर्क जो है वो विधानसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा उलटफेर किया है, विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना, मुझे लगता है जो विधायक अगर उद्धव ठाकरे के साथ रहकर भी उनके नहीं हुए, वो एकनाथ शिंदे के कैसे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है विधायकों को अगर उनका वोट बैंक खतरे में आएगा, उनको लगेगा कि अब कहीं ना कहीं जनता उनके खिलाफ हो रही है, तो वो मुझे लगता है पाला बदलने में देरी नहीं करेंगे। और बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति में यही एक फर्क है कि समय को देखते हुए लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, लगातार तोड़फोड़ की राजनीति होती रहती है। मुझे लगता है इससे पूरे देश का ही कहीं ना कहीं विनाश होता है। जाहिर सी बात है जनता जब आपको वोट करती है तो विकास के लिए करती है, और आप जिस तरीके से खुद के हित को लेकर के जब बड़ा उलटफेर करते हैं या फिर फेरबदल करते हैं, तो जाहिर सी बात है जनता के मन में आपके प्रति एक नेगेटिव इमेज बनती है, और उसका खामियाजा जो है चुनाव में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा संजय राउत का है। ये वही संजय राउत हैं जो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने में संजय राउत का ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरीके की बातें उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर कर दी थी, जिस तरीके की तमाम बड़बोले बयान दिए, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लेकर डूबा। तो क्या अगर देखा जाए जो संजय राउत की जिस तरीके की भूमिका हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि संजय राउत का फिर से एक बड़ा रोल नज़र आ रहा है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत किस तरीके से देखे जा रहे हैं, और क्या अगर दोबारा से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कितने बड़े चांस रहेंगे कि संजय राउत को डेप्यूटी सीएम जैसा पद दिया जाए? जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से संजय राउत का जो बयान आता है, खास तौर पर देश के तमाम जरूरी मुद्दे को लेकर के, चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौरान हो या फिर विधानसभा चुनाव के दौरान हो, जाहिर सी बात है कि उनका कद जो है शिवसेना में बड़ा कद है, और जिस तरीके से वो मुद्दे को उठाते हैं, मुझे लगता है कि जो ये बयानबाजियां चल रही हैं इसका फर्क जो है पार्टी के अंदर जरूर देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी किसी नेता से बनती नहीं है या फिर आप उनकी बातों से असहमत है तो आप जो है पार्टी को तोड़ देंगे या पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे लगता है ये गैर जिम्मेदाराना बयान हो सकता है, गैर जिम्मेदाराना ये हरकत हो सकती है, क्योंकि आप देखिए संजय राउत का आप जिक्र करेंगे डिप्टी सीएम बन सकते हैं, नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के जाने के बाद से संजय राउत का कद जो है वो शिवसेना यूबीटी में बढ़ा है, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से वो एक्टिव नजर आते हैं तमाम मुद्दों को लेकर के, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन अंत में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या जनता एक बार फिर से शिवसेना यूबीटी को मौका देगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक वक्त में एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों को लेकर चले गए, तो क्या शिंदे के यही विधायक अब दोबारा से मातोश्री का रुख करेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि ये साफ तौर पर कह ही चुके हैं उद्धव ठाकरे कि मातोश्री के दरवाजे उन तमाम विधायकों के लिए खुले हुए हैं जो यहां पर आना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या इतना बड़ा फेरबदल अगर हो रहा है और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं,
उसे देखकर ये कहा जाए कि अब उद्धव ठाकरे अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और जिस तरीके से स्वामी जी ने भी सीधे तौर पर बीजेपी पर तंज कसा है और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो क्या अब जो राह है वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।